स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज स्मार्टफोन लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन येट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉकेट में कैरी किए जा सकने वाला ये डिवाइस सोशल कनेक्टिविटी से लेकर अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट का इजीएस्ट सोर्स है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक लंबी छलांग देखी गई है। 2022 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इंडिया में 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद हैं। वहीं एक प्रोजेक्शन के अनुसार 2040 तक इंडिया के 1.5 बिलियन लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होगा। इंडिया की तरह ही स्मार्टफोन मार्केट के नंबर्स ग्लोबली भी काफी प्रॉमिसिंग हैं। डेटा के अनुसार साल 2021 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की टोटल वैल्यू $568.02 बिलियन थी। इंडस्ट्री के इस ह्यूज साइज के चलते ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट पहले से एस्टैब्लिश्ड जायंट कंपनीज और एम्बिशियस न्यू प्लेयर्स का बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां हर कोई अपनी छाप छोड़ना चाहता है। लेकिन आज भी कुछ एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा रखते हैं। इस चार्ट को देखने पर हमें पता चलता है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक स्मार्टफोन मार्केट का लार्जेस्ट शेयर होल्डर सैमसंग है, जो मार्केट का 22% होल्ड करता है। वहीं दूसरे नंबर पर 21% के साथ एप्पल का नंबर आता है। यहाँ तक कि इस इंडस्ट्री के ह्यूज पोटेंशियल के चलते आज एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन चुकी है, जहां जुलाई 2023 के हिसाब से उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन से ज्यादा का है। साउथ कोरियन ब्रांड सैमसंग और अमेरिकन ब्रांड एप्पल के बाद इस चार्ट में फीचर होने वाली सभी ब्रांड्स चाइनीज ओरिजिन के हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे चार्ट में दूर दूर तक हमें एक भी इंडियन ब्रांड का नाम नहीं नजर आता। हमारी सरकार पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया के पास एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले इन सभी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के बीच इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भी अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, जहां इंडियन ब्रांड्स ने अफोर्डेबिलिटी को अपना यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाया। साथ ही अपने डिवाइसेस को भारत की मास पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से फोकस करके मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बावजूद सभी होम ग्रोन ब्रांड्स ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अल्टीमेटली मार्केट में अपना सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस दोनों ही खो दिए। दरअसल 2010 की शुरुआत में भारत के स्मार्टफोन लैंडस्केप ने एक नोटेबल शिफ्ट को विटनेस किया, जिसमें माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा और इंटेक्स जैसे लोकल ब्रांड्स का उदय हुआ। इनके द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्टफोन फीचर रिच भी थे, जिन्हें बेहद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में लॉन्च किया जाता था, जिसके चलते इन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने बजट कंज्यूमर्स के बीच क्विक पॉपुलैरिटी को गेन किया और फॉरेन ब्रांड्स के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन गए। 2014 के फोर्थ क्वार्टर में स्मार्टफोन कंपनीज के शेयर को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि सैमसंग के बाद माइक्रोमैक्स 18% के साथ सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी। यहाँ तक कि 2014 में इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का इंडियन मार्केट में टोटल 36% का शेयर हुआ करता था। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के स्काई रॉकेट ग्रोथ को देखते हुए कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि ये इंडियन ब्रांड्स स्मार्टफोन मार्केट में इंटरनेशनल प्लेयर्स के डोमिनेशन को डिसरप्ट कर देंगे। लेकिन कुछ ही वर्ष के बाद इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के ग्लोबल ब्रांड बनने का सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। बहुत से क्रिटिकल फैक्टर्स और स्ट्रेटेजिक मिस स्टेप्स की वजह से ये इंडियन ब्रांड्स मार्केट से अपना रिलेवेंस खोते चले गए और आज हालत यह है कि माइक्रोमैक्स कंपनी का शेयर इंडियन मार्केट में 1% से भी कम है। हालांकि आज भी इंडिया में बड़े स्तर पर स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिस्कल ईयर 2022-23 में इंडिया ने 90,000 करोड़ के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये एक्सपोर्ट 1,20,000 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में सारा हिस्सा फॉरेन ब्रांड्स का ही है, जिनकी चमक में इंडियन ब्रांड्स कहीं खो गए हैं। इसलिए आज के अपने डिस्कशन में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों स्मार्टफोन जैसी बड़ी मार्केट और इंडस्ट्री में इंडिया का एक भी ग्लोबल ब्रांड अपनी पहुंच नहीं बना पाया। साथ ही समझेंगे इसके पीछे के रीजंस और चैलेंजेस को और जानेंगे इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के इकोनॉमी सबसेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के डिक्लाइन का सबसे पहला रीजन था लैक ऑफ इनोवेशन और लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, कहा जाता है कि बदलाव संसार का नियम है। समय अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है और जो उन बदलावों के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालता वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाता है।
स्मार्टफोन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आए दिन किसी नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया जाता है जो कस्टमर को नए और एडवांस डिवाइसेस को खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। उदाहरण के लिए साल 2013 में एप्पल ने अपने आईफोन 5s में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन मेथड को लॉन्च किया था, यानी यूजर के फिंगरप्रिंट के बिना मोबाइल फोन को अनलॉक नहीं किया जा सकता था, जिसने एप्पल के डिवाइसेस को और भी अधिक सेफ बना दिया। ये यूनिक फीचर एप्पल का यूएसपी बना, जिसने इस ब्रांड को एक नई ग्रोथ दी। उसके बाद फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन मेथड में तरह तरह की इनोवेशंस हुए। उसके बाद इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर काफी पॉपुलर हुए और करंटली उसकी जगह ऑल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर ने ले ली है, यानी आपके स्मार्टफोन की पूरी स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के रूप में काम करती है। इस बात से समझा जा सकता है कि एक फीचर में भी कंटिन्यूअस इनोवेशन आपके ब्रांड को टॉप सेलिंग कैटेगरी में रखने के लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि अगर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी कंपनी सस्टेन करना चाहती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी लगातार इनोवेशंस करती रहे। इस इनोवेशन के लिए कंपनीज को R&D पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच एक साल में एप्पल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $28.724 बिलियन खर्च किए। अब अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो इनिशियली इन ब्रांड्स ने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को ऑफर किया, जिसके चलते इन्हें मार्केट्स में अच्छा ट्रैक्शन मिला। लेकिन ग्लोबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हो रहे इनोवेशन के साथ इंडियन ब्रांड्स मैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने कभी R&D में कोई मेजर स्पेंडिंग नहीं की। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ना करने का बहुत बड़ा रीजन था उनका बजट कंस्ट्रेंट। दरअसल सभी इंडियन ब्रांड्स कहीं ना कहीं एक विजन को हमेशा लैक करते रहे हैं। उनका फोकस था कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करने के लिए सस्ते स्मार्टफोन प्रोवाइड करा सकें। ऐसे में अगर ये कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करती तो अल्टीमेटली स्मार्टफोन के प्राइसेस में भी इंक्रीज देखने को मिलता। इस चीज से बचने के लिए इंडियन ब्रांड्स ने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर ही फोकस करते हुए चीप प्राइस पर स्मार्टफोन्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराए। स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटजी काफी हेल्पफुल रही, पर जैसे जैसे दूसरे फॉरेन ब्रांड्स नए फीचर्स के साथ फोन को लॉन्च किए, वैसे ही इंडियन ब्रांड्स इस रेस में पीछे छूटते गए। इंडियन ब्रांड्स में इनोवेशन की कमी का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था शॉर्ट टर्म विजन का होना। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं कर रहे थे। R&D पर पैसा खर्च करने के बजाय इन ब्रांड्स की प्रायोरिटी थी मार्केटिंग और सेल्स पर पैसा स्पेंड किया जाए। लेकिन लॉन्गर रन में ये स्ट्रेटजी बैकफायर करी, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी अचीव किया जा सकता है जब R&D के कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए जाएं, ताकि मार्केट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तीसरा इंपॉर्टेंट है इंडिया में पेटेंट के इश्यूज। अगर किसी कंपनी या इंडिविजुअल ने कोई नया इन्वेंशन किया है तो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट फाइल किया जा सकता है, जिससे विदाउट परमिशन कोई भी उस न्यूली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकेगा। और अगर कोई उस इन्वेंशन को यूज करे भी तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इंडिया में पेटेंट लेने की प्रोसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग हुआ करती थी। कुछ केसेस में तो पेटेंट लेने के लिए सालों का समय लग जाता था, और इस वजह से भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने नए इनोवेशन के बजाय ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी को अपने स्मार्टफोन में यूज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में R&D के इकोसिस्टम की कमी की वजह से इंडिया से टैलेंट का ड्रेन भी देखा गया। स्किल्ड इंजीनियर और रिसर्चर्स ग्लोबल टेक जायंट्स और स्टार्टअप्स के लिए काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहां वो कटिंग एज इनोवेशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही रीजन है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंडियन इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके इन कंपनीज को लगातार ग्रो कर रहे हैं। वह इंडिया में इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की कमी हुआ करती थी, जो टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में असमर्थ रहती थी। इन सभी रीजंस की वजह से धीरे धीरे इन ब्रांड्स की पोजीशन मार्केट में वीक होती चली गई। साल 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया, ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। इस कैंपेन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए कंपनीज को इंसेंटिव्स और कंसेशंस दिए गए। उदाहरण के लिए टैक्स रिडक्शन किया गया, लार्ज कंज्यूमर बेस का एक्सेस दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया और चीप लेबर अवेलेबल कराई गई। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि माइक्रोमैक्स अपने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करता था, पर मेजरली सारे कंपोनेंट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते थे। असल में उस दौरान सभी इंडियन ब्रांड्स मेजरली 2 बिजनेस मॉडल्स पर काम करते थे। या तो इंडियन ब्रांड्स चाइना से पार्ट मंगवाकर इंडिया में असेंबल कर रहे थे, और या फिर रेडी टू यूज कंडीशन में चाइना से स्मार्टफोन के बल्क ऑर्डर किए जाते थे, जिन्हें रीब्रांड करके इंडियन मार्केट में सेल किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की कॉस्ट।
प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लेबर में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट करने वाले इंडियन ब्रांड्स के लिए ऐसे सब्सटेंशियल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना काफी चैलेंजिंग टास्क था और इस चैलेंजिंग टास्क को इंडियन ब्रांड्स ने अवॉइड किया। इसलिए इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए ताकि वो अपने डिवाइसेस को आउटसाइड इंडिया मैन्युफैक्चर कर सके। इस अप्रोच से उन्हें एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी का एक्सेस मिला और उन्हें नई फैक्ट्री सेटअप करने का बर्डन नहीं झेलना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना भी है। स्मार्टफोन्स में यूज होने वाले मेजॉरिटी कंपोनेंट्स इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और ऐसे में अगर एक रोबस्ट सप्लाई चेन अवेलेबल ना हो तो ये किसी भी ब्रांड के लिए डेडली साबित हो सकता था। साथ ही चाइना के साथ इंडिया का जियोपॉलिटिकल रिलेशन इस सप्लाई चेन को और भी फ्रेजाइल बना देता है। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि इंडियन ब्रांड्स फॉरेन कंट्री से स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बढ़ गई और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ। लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती थी, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हेल्प होती, जिसकी वजह से डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज डेवलप होती। पर इंडियन ब्रांड्स ने ऐसा नहीं किया और इन ब्रांड्स के ऑपोजिट चाइनीज ब्रांड्स ने इस स्ट्रेटजी को अपनाया। दूसरे फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप किया और अपने स्मार्टफोन्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। Xiaomi, Oppo, Vivo और Realme जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हैवली इन्वेस्ट किया है। 2019 में एप्पल ने भी तमिलनाडु में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए और हाल ही में कर्नाटका में भी एक नया प्लांट ओपन किया गया है। इस तरह ये सभी ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर पाए, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन ब्रांड्स और दूसरे फॉरेन ब्रांड्स के मार्जिन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हाईएस्ट मार्जिन के साथ अपने स्मार्टफोन को सेल कर रहे थे। इंडियन ब्रांड्स का मार्जिन 20% से लेकर 30% तक होता था, जो चाइनीज ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। इंडियन ब्रांड्स के मुकाबले चाइनीज ब्रांड सिर्फ 5 से 6% के मार्जिन पर अपने स्मार्टफोन्स को सेल कर रहे थे। लो मार्जिन की वजह से चाइनीज स्मार्टफोन सस्ते थे और साथ ही वही सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे जो कोई इंडियन ब्रांड प्रोवाइड करता। यानी सभी चाइनीज ब्रांड्स बेहद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर अपने फोन को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे थे और चाइनीज ब्रांड की इस स्ट्रेटजी ने इंडियन ब्रांड्स को रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, टाइमलाइन में लगभग एक दशक पीछे चलते हैं। 2012 में एयरटेल ने इंडिया की पहली 4G सर्विस लॉन्च करके तहलका मचा दिया। 4G बेहद फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन इसके लिए यूजर्स को हेफ्टी चार्जेस पे करने पड़ते थे। इसलिए उस समय भी मेजॉरिटी इंडियन यूजर्स या तो एक्सट्रीमली स्लो 2G इंटरनेट का यूज करते थे या फिर महंगा 3G नेटवर्क यूज किया करते थे, जिसकी स्पीड तो 2G से काफी बेटर थी, लेकिन उसके चार्जेस काफी हाई थे। उदाहरण के लिए 250 रुपए में 1 GB 3G इंटरनेट ऑफर किया जाता था और कॉलिंग के लिए सेपरेट पैक्स लेने पड़ते थे। 2016 आते आते 4G का पेनिट्रेशन इंटरनेट यूजर्स में बहुत ज्यादा नहीं था और इसलिए सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स मेजरली 3G कनेक्टिविटी वाले टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स और कीपैड वाले फीचर फोन्स पर फोकस कर रहे थे। लेकिन सितंबर 2016 में जियो ने कमर्शियल सर्विसेज को लॉन्च किया, जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया। जियो फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग प्रोवाइड करने लगा, यहाँ तक कि चार्जेबल होने के बाद भी जियो काफी अफोर्डेबल था। इस समय फॉरेन स्मार्टफोन ने इस चेंज को सेंस किया और वो समझ गए कि इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट बदलने वाली है। अब लोगों को सस्ता और इजी इंटरनेट एक्सेस मिलने वाला था, इसलिए स्मार्टफोन्स की डिमांड भी बढ़ने वाली थी। अब चूंकि फॉरेन ब्रांड्स दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में भी अपनी प्रेजेंस रखते थे, जहां इंडिया से काफी पहले ही 4G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी थी, इसलिए फॉरेन ब्रांड्स के पास स्मार्टफोन के लिए 4G टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के पास ये लग्जरी नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का नोशन था कि जहां 2012 में लॉन्च हुए 4G को 2016 तक भी लोगों ने खुलकर नहीं अपनाया, तो इतनी जल्दी 4G का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जियो के फ्री पैक्स ने पूरी कहानी बदल कर रख दी और इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट ग्रो होना शुरू हुआ। जियो ने लॉन्च के सिर्फ 1 साल के अंदर 130 मिलियन यूजर्स अपने नेटवर्क के साथ जोड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, जियो लॉन्च के बाद फर्स्ट क्वार्टर में जितने स्मार्टफोन सेल हुए, उसमें से 95% स्मार्टफोन्स 4G इनेबल्ड थे। यानी अब भारतीय लोग इंटरनेट की तेज दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार थे।
4G स्मार्टफोन्स की इसी डिमांड के चलते सैमसंग और शाओमी जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने पूरे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का अस्तित्व समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि जब 4G स्मार्टफोन की डिमांड पीक पर थी तो इंडियन ब्रांड्स के पास ऑफर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। हालांकि जियो ने खुद अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जिसमें यूजर्स को स्पेशल ऑफर्स भी दिए गए, लेकिन ये फोन बेहद सस्ते होने के कारण लो क्वालिटी के थे जिसे लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडियन ब्रांड्स ने इंडियन सेंट्रिक मार्केट को ही फोकस किया और जिसकी वजह से उनके अंदर इनोवेशन लाने की मोटिवेशन और भी कम हो गई, क्योंकि जहां बाकी के ब्रांड्स एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखते हुए अपने स्मार्टफोन्स को डेवलप कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके लिए नए इनोवेशंस को ऐड करना सिर्फ एक नेसेसिटी ही नहीं बल्कि मजबूरी था, क्योंकि उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम्पीट करना था। पर इंडियन ब्रांड्स का फोकस कभी इंडिया से बाहर जा ही नहीं पाया। इंडिया एक बेहद वास्ट और डाइवर्स कंट्री है जहां पर मैसिव पॉपुलेशन रहती है। इस पॉपुलेशन में अर्बन और रूरल कंज्यूमर्स का मिक्स पाया जाता है, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो काफी प्राइस कॉन्शियस होते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं। इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की इस डिमांड को इंडियन ब्रांड्स ने आइडेंटिफाई किया और इसे कैपिटलाइज करने की कोशिश की। इंडियन ब्रांड्स ने इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच में बैलेंस को मेंटेन किया था ताकि टारगेट ऑडियंस तक करेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सके। जहां दूसरे फॉरेन स्मार्टफोन ब्रांड्स हर कैटेगरी में स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे थे, वहीं इंडियन ब्रांड्स मेजॉरिटी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए लो बजट स्मार्टफोन्स ही लॉन्च कर पा रहे थे। जब तक इंटरनेट कॉस्टली था और उसकी अवेलेबिलिटी एक बड़ी पॉपुलेशन के पास नहीं थी, तब तक लोग मेजरली या तो कीपैड वाले फीचर फोन यूज करते थे या फिर सस्ते स्मार्टफोन्स खरीदते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, वैसे ही लोगों ने स्मार्टफोन्स में और ज्यादा पैसे स्पेंड करने शुरू किए। महंगे स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में इंडियन ब्रांड्स के पास ऑफर करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन था ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूजर को नॉर्मल स्मार्टफोन परचेज करना है तो वो कभी भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा, पर अगर ज्यादा पैसे खर्च करके उसे कोई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मिल रही है तो डेफिनेटली कंज्यूमर पैसे स्पेंड करता है। इसीलिए फॉरेन ब्रांड्स हमेशा हर स्मार्टफोन में कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहें उनके हर एक प्रोडक्ट में एक यूएसपी होती है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, किसी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, किसी में बेहद फास्ट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा जो गेमिंग के लिए यूज किया जा सकता है, किसी स्मार्टफोन के कैमरे में 64 पिक्सल तक की कैपेसिटी होगी। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की इस प्रॉब्लम के लिए इंडियन कंज्यूमर का परसेप्शन भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल। और फिर से इंडियन ब्रांड्स का सिर्फ इन लो प्राइसेस मार्केट में प्ले करने का एक मेजर रीजन ये था कि वो इंडिया की मार्केट को हमेशा लो प्राइस या फिर लो वैल्यू मार्केट ही समझते रहे। पर ग्रोइंग पर कैपिटा जीडीपी, डेवलपिंग ट्रेंड्स और भारत की मिडिल क्लास पॉपुलेशन का अपर मिडिल क्लास होना या पॉवर्टी में रहने वाली पॉपुलेशन का मिडिल क्लास में जाना, ये दर्शाता है कि भारतीयों की परचेजिंग पावर रैपिडली शिफ्ट हो रही है और एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए उन्हें पैसे स्पेंड करने में कुछ खास परेशानी नहीं है। और इंडियन ब्रांड्स को ये बात जल्दी समझनी होगी। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के डिक्लाइन का एक और इंपॉर्टेंट रीजन था बैड आफ्टर सेल सपोर्ट और सर्विसेज। कंज्यूमर की सबसे कॉमन कंप्लेंट थी डिलेड और इनएफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट। स्थिति ऐसी थी कि अगर आपका फोन गलती से खराब हो गया है या टूट गया है तो उसे रिपेयर कराने में कभी कभी महीनों लग जाते थे। कस्टमर्स को एक्सटेंडेड पीरियड्स तक वेट कराया जाता था, जेनरिक रिस्पॉन्सेज दिए जाते थे और टाइमली उनकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं किया जाता था। इस लैक ऑफ असिस्टेंट की वजह से कंज्यूमर्स को नेग्लेक्टेड और अंडर वैल्यूड होने की फीलिंग आती थी, जो ब्रांड में उनके ट्रस्ट को खत्म कर देता था। इनएडिक्वेट सर्विस सेंटर्स और सर्विस सेंटर का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर कंसर्न था। कस्टमर्स को लंबी लाइन में वेट करना पड़ता था, जो बेहद टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। साथ ही स्किल टेक्नीशियंस की कमी और सब स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट के इस्तेमाल की वजह से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बेहद क्रूशियल रोल निभाती है और इस एस्पेक्ट में भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने लेट डाउन किया। कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली ऐसा रिपोर्ट करते थे कि उन्हें उनके डिवाइस रिपेयर का सही स्टेटस नहीं बताया जाता और कई बार तो डिवाइस मैल फंक्शन का सही रीजन भी नहीं बताते। कई केसेस तो ऐसे भी सामने आए जहां ब्रांड्स ने वारंटी ऑब्लिगेशंस को हटाने के लिए कस्टमर्स को ही मैल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। इसी तरह इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर अपडेट और सपोर्ट भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के डाउनफॉल का कारण था। स्मार्टफोन ओनर्स के लिए बेहद क्रूशियल है कि टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहें ताकि डिवाइस की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इनहांस हो।
लेकिन इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स इन अपडेट्स को डिलीवर करने में बेहद स्लो थे और यहाँ तक कि पुराने डिवाइसेस में ये अपडेट्स अबैंडन किए जाते थे। इससे कंज्यूमर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ अपने स्मार्टफोन को यूज करने के लिए मजबूर हो जाते थे, जो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क के प्रति एक्सपोज करता था और उन्हें नए एप्लीकेशंस के साथ कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते थे। इन सभी रीजंस की वजह से कंज्यूमर के अंदर इंडियन ब्रांड्स को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए, जिन्होंने उनके फ्यूचर परचेजिंग डिसीजंस को अफेक्ट किया। अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए और ग्लोबलाइज मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज करें और आफ्टर सेल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट करें। इन सभी इश्यूज को एड्रेस करके इंडियन ब्रांड्स कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस रिगेन कर सकते थे, जो उनके लिए एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर सकता था। लेकिन इसमें से एक भी स्टेप इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने नहीं उठाया। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड कंज्यूमर्स इंटरनेशनल और फॉरेन ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। यहाँ उन्हें बेटर सर्विस, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, बेटर कस्टमर सपोर्ट और टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिले, जिसने इंडियन ब्रांड्स की कंडीशन को फर्दर डिटोरेट कर दिया। दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का राइज और फॉल मोबाइल फोन इंडस्ट्री के फियर्सली कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग नेचर का रिमाइंडर है। शुरुआत में जहां इन ब्रांड्स ने ग्रेट प्रॉमिस और पोटेंशियल को दिखाया था, वहीं लेटर स्टेजेस में ये अपना मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाए और इसीलिए मार्केट में परमानेंट प्लेस नहीं बना पाए। इतने एफर्ट्स के बावजूद इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज को बनाने में नाकाम रहे और इन सभी फेलियर्स के पीछे क्या कारण रहे हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। और सवाल है कि क्या इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के पास एक बार फिर से राइज करने के कोई चांस है। प्रॉपर पॉलिसीज और स्ट्रेटजी के माध्यम से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को रिवाइव किया जा सकता है। भले ही पुराने सभी ब्रांड्स का फेलियर डिसअपॉइंटिंग हो, लेकिन इसने पूरी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस भी दिया है। ये फेलियर हमें इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक डेवलपमेंट्स और अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताते हैं। आने वाले एस्पायरिंग इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए सफलता की चाबी यही होगी कि वो अपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में री इन्वेस्ट करें, बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएं और एक बेहतर प्रोडक्ट को इंडियन ऑडियंस के सामने ऑफर करें। और सिर्फ इस बात पे फंसे ना रहें कि हमें एक सस्ता फोन लॉन्च करना है, बल्कि सस्ते के बजाय हमें एक बेहतर फोन लॉन्च करना है जो सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स के साथ compete कर सके और उसके बाद एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करें। इंडियन स्मार्टफोन का मार्केट बेहद कॉम्पिटिटिव है और इसमें कई सारे ब्रांड्स की मार्केट से छुट्टी होती रही है। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे और अपनी अप्रोच, विजन और एग्जीक्यूशन के साथ इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाएंगे। जब ये सब मुमकिन होगा तो आने वाले समय में हम इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का डोमिनेंस भी देख पाएंगे और पूरे भारत के मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपके क्या सजेशंस हैं इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के नवोदय के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स, आल्सो सजेस्ट मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू रिवाइव इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।